क्या कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता है? इस बात को सही करता हूँ। क्या कोई मालिक और मालकिन इतने अच्छे हो सकते हैं? जो तुम खाने की सोच रहे हो और वो तुम्हारे सामने परोस दिया जाए, इसे तुम क्या कहोगे? नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आज की हमारी कहानी विनोद की है। वैसे तो विनोद एक छोटे से गांव का रहने वाला है, लेकिन वो अपने काम के सिलसिले में शहर आ गया था। उसे ये पता था कि शहर में काम उसे मिल जाएगा। काम की तलाश करते करते वो एक कपड़े की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां देखता है कि एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। जैसे ही उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि सर यहाँ कोई नौकरी मिलेगी, तभी वो आदमी कहता है कि बेटा नौकरी तो मिल जाएगी। यह बात सुनकर विनोद काफ़ी खुश होता है कि चलो नौकरी तो मिल जाएगी। तभी वो आदमी से पूछता है कि सर तनख्वाह क्या होगी? तभी वो आदमी कहता है 15,000 रुपये। यह बात सुनकर विनोद काफ़ी खुश हो जाता है। सोचता है मुझे तो 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी की उम्मीद थी, लेकिन ये मालिक तो मुझे 15,000 रुपये दे रहे हैं। वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मालिक मैं कल से नौकरी पे आ जाऊँ? तभी दुकान का सेठ कहता है कि हाँ बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम आज से ही काम पे लग जाओ। तभी विनोद कहता है सर वो एक्चुअली क्या है, मैं अभी सिर्फ नौकरी ढूंढने आया था। मुझे नहीं पता था कि हैंड टू हैंड मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कोई ना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तभी वो मालिक कहता है कि हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह 9 बजे तुम काम पे आ जाना। यह बात सुनकर विनोद काफ़ी खुश हो जाता है और खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने रूम पर पहुँचता है और खाना खाकर जल्दी सो जाता है। सुबह के 9 बज रहे थे। विनोद उसी दुकान पर पहुंचता है और जब वो पहुंचकर देखता है कि मालिक अभी दुकान खोल ही रहा है, वो मालिक के पास खड़ा हो जाता है और शटर जैसे ही मालिक ऊपर करता है वो अंदर चला जाता है और साफ़ सफाई करके आराम से बैठ जाता है। धीरे धीरे कस्टमर शुरू हो जाते हैं आना और मालिक उसे दिखाते हैं और विनोद उनके पास खड़ा रहकर सब कुछ सीखने लगता है। ऐसे करते करते 15-20 दिन हो जाते हैं और अब विनोद को काफ़ी सारा काम आ गया था। अब वो कस्टमर खुद चलाने लग गया था। एक दिन विनोद दुकान पर ही था, तभी एक औरत अंदर आती है और सेठ को खाने का टिफ़िन देती है और पूछती है ये लड़का कौन है? तभी मालिक कहता है तुम्हें बताया तो था, ये नया लड़का मैंने काम पे रखा है। तभी दोनों इशारे में कुछ बात करते हैं। तभी दुकान का मालिक कहता है हाँ हाँ, कुछ दिन हो जाने दे, फिर ये अपने उसी काम में आएगा। विनोद ये बात सुन लेता है। तभी विनोद पूछता है कि मालिक आप किस काम की बात कर रहे हो? यह बात सुनकर दोनों थोड़े से घबरा जाते हैं। तभी मालिक कहता है अरे नहीं, हमारे घर में कुछ दिन बाद में पूजा है, तो मैं सोच रहा था कि तू भी उधर आ जाएगा और थोड़ा हाथ वाथ बटा देगा। विनोद कहता है हाँ मालिक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं बैठा हूँ, आप मुझे कोई भी काम बता सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा आपको। कुछ देर रुककर वो औरत वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक दिन रात के 9 बज रहे थे। दुकान बढ़ाकर विनोद जैसे ही घर जा रहा था, तभी मालिक कहता है विनोद एक काम करो, तुम एक बार मेरे घर चलो, मुझे तुम्हें कोई सामान देना है। विनोद कहता है कि मालिक बताओ क्या सामान है? तभी वो कहता है कि यार तुम चल तो सही यार विनोद, तू बहुत सवाल करता है। दोनों स्कूटर पर बैठकर मालिक के घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, मालकिन दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसके हाथ में कोई थैली थी काले कलर की और उसके अंदर कुछ था। विनोद यह देखकर थोड़ा सोचता है कि यार इस थैली में क्या हो सकता है। तभी मालिक उससे वो थैली लेता है और विनोद को दे देता है और कहता है बेटा इसमें कुछ सामान है, खा लेना। वो थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया था, तो मुझे लगा कि तू वैसे भी अकेला रहता है तो तू खा लेगा।
विनोद वहाँ से अपने रूम पर आ जाता है और जैसे ही थैली देखता है तो वो थोड़ा शॉक होता है। विनोद वही चीज़ देख रहा था जो आज उसने मन में सोचा था कि मैं आज ये चीज़ बनाऊंगा और ये चीज़ खाऊंगा, और उसके अंदर वही चीज़ थी। विनोद काफ़ी खुश होता है और सोचता है, देखो ऊपर वाले, तू मेरी मदद कर ही देता है। आज देख, मेरा मन था ना खाने का और तुमने वही मेरे लिए भेज दिया। विनोद खाना खाता है और सो जाता है। ऐसे करते करते 3-4 महीने हो जाते हैं। अब सीज़न दिवाली का आने वाला था। दिवाली पर 4-5 लड़कों को और रखा गया था। 2-3 दिन होते ही कोई ना कोई काम छोड़कर चला जाता, फिर कोई नहीं आता, फिर कोई काम छोड़कर चला जाता। विनोद समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी विनोद अपने मालिक से पूछता है कि सेठ जी, ये लड़के आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी वो मालिक कहता है, बेटा कोई ना, जिसके दिन यहाँ अच्छे हैं वो उतने दिन ही रुकेगा, फिर अगले की मर्जी। और वैसे भी कोई 2 रुपये ज़्यादा देता है तो ये लड़के वहाँ चले जाते हैं। सेठ की बात थोड़ी विनोद को सही भी लगी। दिवाली को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। सेठ विनोद को बुलाता है और कहता है कि विनोद बेटा यार, एक छोटी सी हेल्प करेगा? विनोद कहता है, हाँ सेठ जी बताए, वो क्या दिक्कत है? वो कहता है कि यार अब दिवाली के कुछ दिन ही बचे हैं, तू एक काम कर सकता है, मेरे साथ मेरे घर पे रह ले और सुबह मेरे साथ आ जाना और मैं शाम को मेरे साथ चले जाना। विनोद कहता है कि मालिक वैसे तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे साथ एक लड़का है, उसे खाना बनाना नहीं आता। तभी वो मालिक कहता है कि एक काम करना, अपने दोस्त को बोलना कि वो बाहर से मैनेज कर ले। तभी वो कहता है कि सर एक दिक्कत है, वो उसके पास इतनी सैलरी नहीं आती जितनी मुझे मिलती है। तभी सेठ जी गले से पैसे निकालते हैं और 5,000 रुपये विनोद के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि उसे बोलना कि सिर्फ दिवाली तक मैनेज कर ले और ये पैसे उसे दे देना। अगर तुझे चाहिए कुछ ज़्यादा पैसे तो तुझे भी मैं अलग से दे दूँगा। अब विनोद को समझ में नहीं आया कि सेठ जी इतने दयालु कैसे हो रहे हैं। तभी उसने सोचा कि भाई सीज़न आ रहा है, शायद इसलिए सेठ जी पैसे दे रहे हो। और वो कहता है, ठीक है सेठ जी, कल से मैं आपके साथ घर चलूँगा। विनोद अब दुकान बढ़ाकर घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तभी उसका जो दोस्त था वो कहता है कि यार तेरे सेठ बहुत बढ़िया है, तो एक काम करना, मुझे भी वहाँ लगवा ले। तभी वो कहता है कि यार मैं बुला तो लेता, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सेठ जी ने मना कर दिया कि ये लड़के आते हैं काम करते हैं कुछ दिन फिर चले जाते हैं। तभी वो कहता है, यार मैं तेरी तरह ही हूँ और मुझे दिक्कत नहीं होगी। तभी वो कहता है कि मैं बात करता हूँ सेठ जी से। सुबह हो गई। विनोद दुकान पर पहुँचा और अपने मालिक से अपने दोस्त की बात करने लगा। तभी वो कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाए कल से ही। विनोद फ़ोन अपने दोस्त को करता है और बोलता है, ठीक है तू वहाँ जॉब छोड़ दे कल से और तू मेरे पास आ जा, अपन दोनों मिलके यहाँ अच्छा काम कर लेंगे। रात हो गई थी और आज गल्ला भी काफ़ी अच्छा हुआ था। सेठ जी ने सारे पैसे गिने और विनोद के साथ दुकान बढ़ाकर विनोद को अपने साथ लेकर घर चला गया। विनोद जैसे ही घर पहुंचा, सेठानी अंदर ही सोफे पर बैठी हुई थी और कहती है कि आज थोड़ी लेट नहीं हो गए? तभी मालिक कहता है कि हाँ आज थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई ना, जो तुम्हें मैंने बोला था क्या तूने वो काम कर लिया? तभी वो खड़ी होती है और कहती है, हाँ वो काम तो मैंने कर लिया। तभी दुकान का सेठ कहता है, तुम एक काम करो, विनोद के लिए खाना लगा दो और मैं थोड़ी देर बाद में खा लूँगा, वैसे भी ये काफ़ी थक चुका है और सुबह जल्दी भी जाना है हमें। विनोद के लिए खाना लाया गया और विनोद खाना देखकर काफ़ी शौक हो गया। उसमें बहुत सारा खाना था, लेकिन एक चीज़ उसे बड़ी अजीब सी लगी। उसमें एक लड्डू था जिस पर सिंदूर से टीका लगाया गया था। तभी सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी ये लड्डू किस चीज़ का है? तभी सेठ जी से बोलने से पहले सेठानी बोलती है कि वो हमने एक पूजा करी थी तो ये उसी का प्रसाद है, पहले एक काम कर, तू ये प्रसाद खा ले और फिर खाना खा लियो। विनोद ने वैसा ही किया
उसने पहले लड्डू खाया, फिर खाना खाया और फिर सेठ से पूछता है कि सेठ जी मुझे कहाँ सोना है। तभी उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा करा और विनोद उसमें जाकर सो गया। रात के करीब 12-1 बजे का समय हो रहा था। विनोद की आँख खुली। विनोद जैसे ही उठा तो उसे हल्के हल्के मंत्रों की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक कमरे से मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विनोद को समझ में नहीं आया कि आखिरकार सेठ जी इतनी रात को पूजा कैसे कर रहे हैं। वो जल्दी से उस रूम की तरफ दबे पाँव गया और धीरे से उसने दरवाज़ा खोलकर देखा। जो उसने देखा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सेठ जी और सेठानी ब्लैक कपड़ों में बैठे हुए थे एक सर्कल के पास, और सर्कल के बीचों बीच विनोद की तस्वीर रखी हुई थी। यह देखकर विनोद के पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो पीछे की तरफ गिर गया। जैसे ही आवाज़ सुनी तो सेठ सेठानी वहाँ भाग कर गए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो भागकर विनोद के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि विनोद तो सो रहा है, लेकिन ये आवाज़ किस चीज़ की थी दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया। विनोद जल्दी से वहाँ से उठा और धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर वहाँ से बाहर निकला। वो एक सुनसान चौराहे पर पहुँचा। जैसे ही वो वहाँ रुका और लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ सेठानी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं और ये कब से कर रहे हैं। तभी विनोद को चौराहे के एक कोने पर एक साया दिखाई दिया। उसके लंबे लंबे बाल जो काफ़ी लंबे थे, यानी कि ज़मीन तक को छू रहे थे। उसने बड़ी अजीब सी साड़ी पहन रखी थी, जैसे कोई दुल्हन पहनती हो, और उसके बाल उसके चेहरे तक आ रहे थे। वो घबराया और उस औरत की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कौन हो और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो। तभी पीछे से एक गाड़ी आई और विनोद को टक्कर मार देती है। विनोद वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसके सेठ सेठानी दोनों तरफ खड़े हुए थे। तभी सेठ जी पूछते हैं कि विनोद तू रात को कमरे से बाहर कैसे निकला और तू मेन रोड पर कैसे पहुंचा। तभी विनोद ने बोला कि सर मुझे पता नहीं मैं वहाँ कैसे गया। तभी सेठानी कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, ज़्यादा तुम्हें चोट नहीं आई, और तुम एक काम करो, जल्दी से ठीक हो जाओ, और तुम एक काम करो ना, तुम सीधा मेरे घर चलो, मैं तेरी सेवा कर दूंगी। जैसे ही सेठानी ने ये बात बोली, विनोद की आंखों के सामने कल रात का दृश्य नज़र आ गया। वो कहता है कि नहीं मैडम कोई बात नहीं है, मैं अपने रूम पे ही चला जाऊंगा। दोनों ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन विनोद माना ही नहीं और वो ज़िद पे अड़ गया कि नहीं, मैं तो अपने रूम पर ही चला जाऊंगा। विनोद ने दोनों की बात 1% भी नहीं मानी। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, वो आ जाएगा। तभी सेठ जी कहते हैं, यार वो लड़का तो दुकान पे काम कर रहा है, वो बेचारा कैसे आएगा। तभी वो कहता है कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप उसको मेरे साथ भेज दो, वो सिर्फ मुझे छोड़ के वापस दुकान पे आ जाएगा। जैसे ही दोनों वहाँ से गए, वो झट से अपने दोस्त को फ़ोन करता है और सारी बात बता देता है। उसका दोस्त भी इन चीज़ों पर यकीन करता था और वो विनोद की बात पर भी यकीन कर लिया। वो जल्दी से वहाँ आता है, विनोद को हॉस्पिटल से लेकर अपने रूम पे चला जाता है। दोनों रूम पर पहुँच गए थे। विनोद डरता डरता अपने दोस्त से कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कब से मेरे पे ये चीज़ कर रहे थे और मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, तो तू बता मैं क्या कर सकता हूं। तभी उसका दोस्त कहता है, घबराने की बात नहीं है, हमारे जो पंडित हैं वो इनके बारे में जानते हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने घर फ़ोन करता हूँ और उनसे सारी बातें करता हूँ। विनोद का दोस्त अपने घर फ़ोन करता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है जो विनोद के साथ में हुई थी।
विनोद की माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं है, मैं पंडित जी के नंबर तुझे दे रही हूँ, तू सीधा पंडित जी से बात कर ले और जो भी बात हो विनोद को कहना कि कोई बात छुपाए ना, और जो भी बात हो सारी के सारी क्लियर कर लेना, वरना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। विनोद के दोस्त ने फ़ोन रखा और सीधा पंडित जी को फ़ोन कर दिया। पंडित जी को सारी बातें बताई तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा अभी तो फ़िलहाल मैं वहाँ आ नहीं सकता, तो क्या तुम दोनों यहाँ आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उसके ऊपर अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम एक काम करना, जितना हो सके जल्दी तुम यहाँ पहुँचो। विनोद का दोस्त विनोद को सारी बात बताता है और कहता है कि पंडित जी हमें वहाँ बुला रहे हैं। तभी वो कहता है कि यार 4 से 5 घंटे लगेंगे जाने में तो, और तुझे लगता है मेरी हालत ऐसी है कि मैं जा सकता हूँ। तभी विनोद का दोस्त कहता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और तेरा हल्का सा भी बाल बांका मैं नहीं होने दूंगा। वो ताले लगाते हैं और बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के अंदर उन्हें बस भी मिल जाती है और रात के करीब 8:30 बजे वो अपने घर पहुंच जाते हैं। विनोद का दोस्त उसे बड़ी मुश्किल से अपने घर लेकर आता है और सारी बातें जो हुई थी वो विस्तार से विनोद के दोस्त की मम्मी को बताता है। तभी पंडित जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ और विनोद का मैं कुछ उतारा वारा करूँगा, तो तुम सब यहाँ से चले जाओ। सभी लोग दूसरे कमरे में आ जाते हैं। तभी पंडित जी विनोद को देखते हैं और विनोद से पूछते हैं कि तू उस दुकान पर कितने दिन था बेटा। विनोद सोचता है और कहता है कम से कम मैंने 6-7 महीने वहाँ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ इतनी फील नहीं हुई और ना मुझे कभी कुछ दिखा। तभी पंडित जी कहते हैं वो तुम्हारे ऊपर पहले दिन से ही कर रखा था। तभी विनोद पूछता है लेकिन मुझे आज तक फील क्यों नहीं हुआ। तभी पंडित जी कहते हैं क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई पितृदेव हैं। विनोद कहता है हाँ मेरे दादाजी हैं जो हमारे घर के पितृ हैं। तभी पंडित जी कहते हैं बस उनका हाथ है तेरे ऊपर और तभी तू बच गया, वरना सिर्फ ये 40 दिन की क्रिया होती है जो इतने दिन तेरे को बचा रही थी। पंडित जी ने विनोद के ऊपर से उतारा करना शुरू किया और लगभग ये उतारा 3 घंटे तक चला। पंडित जी उतारा करने के बाद एक पोटली बनाते हैं और आवाज़ देते हैं। तभी विनोद का दोस्त आता है और पंडित जी उसे वो पोटली थमाते हुए कहते हैं कि इसको चौराहे पर रख कर और आ जाना, लेकिन याद रखना पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। जैसे जैसे पंडित जी ने बताया था विनोद के दोस्त ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद विनोद का दोस्त आ जाता है और पंडित जी और विनोद के पास आकर बैठ जाता है। तभी पंडित जी बताते हैं कि ये जो उतारा है ये अगले 11 दिन तक चलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि अगर कोई भी तुम्हें आवाज़ आए तो तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना और ना ही उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करना या फिर उसे आवाज़ देना कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। अगर ऐसी बिल्कुल भी तुम्हें बात नहीं करनी, क्योंकि वो तुम्हें फिर से बुलाने की कोशिश करेगी। ये तो वक्त अच्छा था विनोद का, जो वो सही समय रहते बच गया और पितर का भी आशीर्वाद रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको यहाँ से हॉरर एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो चलो हम सब अगली कहानी में मिलते हैं।